नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस खास पेशकश में। चुनावी सफ़र में हम लोग चुनावों के जो चर्चित चेहरे हैं वो आपके सामने लेते आए हैं। आज बाहर निकले हैं, यूपी में हैं, सैफई में हैं और हमारे साथ इस वक्त डिम्पल जी जुड़े हैं। डिम्पल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। डिम्पल यादव जी चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं लोकसभा में। 3 बार की सांसद हैं, सिटिंग एमपी भी हैं मैनपुरी से। 15 साल हो गए डिम्पल जी राजनीतिक सफ़र को आपके। 2009 से अगर मैं शुरू करूं, अब रम गई हैं, मज़ा आ रहा है? नहीं, अब मज़ा तो मतलब क्या है, बट ठीक है, अब आई एम लाइक इधर हैं तो हैं अब बस। क्या आपने कभी सोचा था कि इतना लंबा सियासी सफ़र होने वाला है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज क्योंकि हम आर्मी बैकग्राउंड से आए थे, तो आई नेवर थॉट कि लाइक हमारे लिए पॉलिटिक्स आई एवर बी इन पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट। तो अब जब 15 साल हो गए हैं, पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो कैसे लगते हैं 15 साल अपने जीवन के आपको? 15 साल कैसे अच्छे लगते हैं, मतलब आई हैव ग्रोन आई थिंक इन द लास्ट 15 years एंड एवरीबडी ग्रोज विद टाइम आई थिंक एंड विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस, तो थोड़ा बहुत जागरूक हो गए हैं। यू हैव सीन एवरीथिंग। फर्स्ट इलेक्शंस यू लॉस्ट, सिंध देन आप निर्विरोध चुनी गई। मेरे ख्याल से पहली महिला सांसद थी जो निर्विरोध चुनकर संसद में पहुंची। फिर आपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया पिछली बार जिसको नेताजी रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी मैनपुरी। सब कुछ देखा आपने। साथ साथ घर में बच्चे भी थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। इनफैक्ट अदिति तो अब कैंपेन भी कर रही हैं आपके लिए। तो ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितनी डिफ़िकल्टीज आई? थोड़ा बहुत तो आया, बट आई ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू लाइक माई चिल्ड्रन एंड माई लाइक हाउस मोर, एंड अब क्योंकि आप कह रहे हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, तो आई एम मच मोर रिलैक्स नाउ। तो अदिति जिस तरीके से कैंपेन को संभाल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? नहीं, बिकॉज इट्स माँ और बेटी, यानी मदर डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है, आई थिंक सो डॉटर्स हमेशा चाहती हैं कि वो अपनी मदर को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे, एंड दैट इज़ अ सोल आइडिया। एंड ऑल्सो लाइक बिकॉज हम सैफई में ही रहते हैं और आसपास पूरे क्षेत्र में बहुत रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो वो उन लोगों के साथ भी जाके कनेक्ट कर रही है, एंड जो हमारे रूट्स है उनको भी जान रही है कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में अदिति भी इस तरफ आ रही है पॉलिटिक्स में? दैट इज़ अप टू हर डिसीजन, बिकॉज आई थिंक जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हो, वो प्रोफेशन को अगर वो चूज़ करेंगी तो शी कैन एक्सेल इन दैट प्रोफेशन, एंड किसी तरह का हम उसको लाइक कह नहीं सकते, मतलब दबाव नहीं बना सकते कि शी हैज़ टू डू दिस और शी हैज़ टू बी इन पॉलिटिक्स। अगर मैं आपके बारे में बात करूं डिम्पल जी, 15 साल के इस राजनीतिक करियर में अगर आपको सेल्फ असेसमेंट करना हो तो आप अपने आप को कैसे रेट करती हैं एज अ पॉलिटिशियन? आई थिंक सो आई कैन डू मच बेटर नाउ। Why do you say so? हाँ, because like initially मैं थोड़ी introvert type of person थी, but now I've become a little like extrovert, and it's a different like you know अब different मैं एक pedestal पे खड़ी हूँ, I feel, yeah. जब संसद में भाषण देती हैं, प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं, आपको कहा जाता है पार्टी की तरफ से कि फला स्पीच आपको देनी है, इस पे स्पीकर हैं इस टॉपिक पे, तो कैसे प्रिपेयर करती है? हाउ डू यू गैदर इन्फॉर्मेशन? यू हैव अ टीम? Oh yes, we have a team, and थोड़ा बहुत अपना like social media इंटरनेट से देख के we just do it. ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जिसको आप फॉलो करते हैं पास से कि उनके जैसे ओरेटर होना चाहिए, उनके जैसे डिलीवरी होनी चाहिए? कौन किसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है आपको? आई थिंक पार्लियामेंट में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली जो इश्यूज आते हैं, एंड एवरीबडी रिप्रेजेंट्स डिफरेंट इश्यूज इन देयर ओन पेक्यूलियर एंड स्पेशल वे, तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ नाम लीजिए ना। आई थिंक शशि थरूर इज़ वेरी गुड, एंड सुप्रिया सुले भी अच्छी है। बहुत लोग हैं, मतलब अक्रॉस द पार्टीज दे आर गुड पीपल। पर आपने जो 2 नाम लिए वो तो इंडिया ब्लॉक के हो गए। उस तरफ से अगर किसी का नाम लेना पड़े? उस तरफ से किसी का नाम, सभी अच्छा बोलते हैं। बोल वही तो है, सब अच्छा बोलते हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। दैट इज़ द होल इशू। आपने बड़ी बात कही कि करते बहुत कुछ, करता कोई कुछ नहीं है। इस चुनावी राजनीति में आपको क्या चीज़ सबसे पसंद आ रही है? बिकॉज अब मैं देख रहा हूँ आपको कि आप इंजॉय कर रही है इस इंटरव्यू को भी। आप जवाब खुलकर दे रही है, पहले आप संकोच में देती थी। आप किस चीज़ को इंजॉय, क्या चीज़ सबसे पसंद आ रही है आपको? आई थिंक सिंस अब हम हैं पॉलिटिक्स में, एंड सिंस नाउ मोर कंफर्टेबल विद इट,
So politics is also a field of social work, I believe. And आप जितने लोगों की मदद कर ले जाएंगे इस फील्ड में, मुझे लगता है और कहीं इतना आपको वाइड स्कोप नहीं मिलेगा. So that is the best part of politics, I think. और ऐसी क्या चीज़ है पॉलिटिक्स में जो पसंद नहीं आ रही है? आपको कई बार लगता होगा कि यार ये सब क्यों है राजनीति में? नहीं, अब जो है वो है, पसंद ना आना तो इट्स नॉट रेलेवेंट, बिकॉज जो चीज़ है वो है. पॉलिटिक्स के बारे में खुद उसके ड्रॉबैक्स हैं तो है, मतलब आप ज़्यादा उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं. पर कोई तो ऐसी चीज़ लगती होगी ना जो आपको हर्ट नहीं, करती फॉर होगी. मी एवरीथिंग इज़ फाइन, आई थिंक. एवरीथिंग इज़ फाइन. जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, इल ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, उसको आप कैसे देखती हैं? इट्स वेरी सैड बिकॉज आप निरंतर झूठ बोल देते हैं एंड विदाउट रियलाइजिंग, मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं. एंड स्पेशली जो सनातन धर्म की जो बात करते हैं लोग, एंड उन लोगों के मुंह से जब हम झूठ बोलते हुए सुनते हैं, एंड जब भड़काऊ भाषण सुनते हैं, एंड जब कोई किसी तरह का मतलब ऑपोजिशन नहीं आता है, एंड जो जिस तरह का लोगों के साथ मतलब पिन पॉइंट होना चाहिए कि नहीं ये गलत है बात, तो उस तरह की बात जो गलत को गलत नहीं कहा जाता है, तो दैट इज़ द थिंग दैट रियली डिसअपॉइंट्स मी. मतलब जहाँ पर झूठ बोला जाए, जहाँ या पर धर्म के नाम पर गलत बात एग्जैक्टली, बयान की जहाँ जाए. गलत बातें बोली जाएं एंड फिर वो लोग छूट जाते हैं, मतलब दे आर जस्ट लाइक रोमिंग अराउंड. तो इट्स दैट इज़ द थिंग दैट डिसअपॉइंट्स मी. अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंट्रिगिंग पॉइंट छेड़ दिया है डिम्पल जी. आपको लगता है कि जो लोग इस तरह की गलत बयानी करते हैं पॉलिटिक्स में रहते हुए, पब्लिक फोरम में रहते बट दैट हुए, इज आई थिंक हाउ पॉलिटिक्स इज, दैट कैन ऑल्सो बी वन थिंग लाइक. बट एज ए पॉलिटिशियन डोंट यू थिंक कि आप पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है ये कि हम Definitely, because politicians are seen as idols and inspiration by the younger generation, and मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं फिर वो जो यूथ है उनके स्वभाव को और उनके थॉट प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता होगा. अपना सबसे बड़ा विरोधी किसको मानती है राजनीति में? एट प्रेजेंट तो भारतीय जनता पार्टी ही है, बिकॉज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द कंट्री इज़ राइट नाउ, इट्स वेरी सैड एंड लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे. लोगों की स्वभाव और मानसिकता में बदलाव आ रहा है इस सब की वजह से. सो आई थिंक एट प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी. और सबसे अच्छा दोस्त किसको मानती हैं पॉलिटिक्स में? दोस्त तो सब है. बीजेपी के अलावा कि बीजेपी भी? नहीं, बीजेपी में भी अच्छे लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सब सही लोग नहीं होंगे. काफ़ी अच्छे लोग भी हो सकते हैं बीजेपी में. जैसे कौन? अब ठीक है, कौन दोस्त है बीजेपी में आपका? नहीं, इट्स नॉट मैटर ऑफ बीइंग दोस्त या नहीं दोस्त, मतलब लोग अच्छे हर जगह आपको मिल जाएंगे. उन अच्छे दोस्तों को कहते नहीं कि हमारी तरफ आइए, हमारी पार्टी ज्वाइन करिए? ये तो समय का सब खेल है, आई बिलीव. डिम्पल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे. आपने कभी सोचा कि अपनी पार्टी के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि नेताजी और अखिलेश जी को और चाचा जी को छोड़ के, प्रोफेसर साहब को छोड़ के किसी एक पॉलिटिशियन को चुनना पड़े कि डिम्पल यादव को उसकी तरह बनना है, तो वो कौन पॉलिटिशियन होगा अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन माइनस समाजवादी पार्टी? नहीं, डिम्पल यादव को किसी की तरह नहीं बनना, आई बिलीव. अच्छा. हाँ, डिम्पल यादव को इम्प्रूव अपॉन हरसेल्फ करना, आई बिलीव. उसके लिए क्या होमवर्क कर रही हैं? हाउ आर यू प्रिपेयरिंग? आई एम प्रिपेयरिंग इन माई ओन टोटॉइज स्पीड. अभी 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और बहुत ही 20-21 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने पार्टी पर, फैमिली पर चुन के बहुत से आक्षेप लगाए. मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, ये माफियाओं की पार्टी है, ये आतंकियों की पार्टी है. मुख्तार अंसारी के में जब अंतिम संस्कार था तो वहाँ फातिहा पढ़ने चले गए, कल्याण सिंह के घर तक नहीं गए. क्या जवाब है आपके पास? मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो धारणा और जो ये हेट जो रखते हैं लोग, ये सही बात नहीं है. और जिस तरह अगर हम कहें तो हम जानते हैं कि किस तरह हमारे जो प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने महिलाओं के प्रति क्या क्या भाषण नहीं दिए थे, उग्र भाषण दिए थे बीते उसमें. तो मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आके बहुत सारी बातें कही होंगी, लेकिन अगर आज हम आप लोगों से पूछें कि जो आपने वादे किए थे, जो आपने कहा था कि आप युवाओं को रोज़गार देंगे, और जिस तरह निरंतर उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकाली जाती है, उनको निरस्त किया जाता है पेपर लीक के माध्यम से, और आप उन गिरोह को नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि ये आप ही लोग कहीं ना कहीं करा रहे हैं. और जिस तरह रिक्त पद खाली छोड़े गए हैं आज तक, और जिस तरह महिलाओं के संग जघन्य अपराध हो रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में,
और ये सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रही है किसी भी तरह का। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इनकी विफलताएं हैं जो इस तरह के इश्यूज़ को पंप अप करती हैं, जिससे कि लोगों के मन में एक गलत तरह का धारणा आए और जो बेसिक इश्यूज़ है उससे डिफ्लेक्ट हो जाए। पर डिम्पल जी, सीएम साहब ने ये भी कहा योगी जी ने कि इतने सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, यूपी की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप पूरे देश खुद महिला हैं। नहीं, अगर इनकी ये बात बोलना है कि यूपी की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये अपने आप में झूठ है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार इंसिडेंसेस अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। और इसी के साथ जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, जिस तरह कि एसिड फेंक दिया जाता है महिलाओं के मुंह पे, और जिस तरह आपने हाथरस वाले इंसिडेंट को अंजाम दिया, आपने जो जिस तरह उस बेटी की जो बॉडी है जो उसको अंतिम संस्कार भी सही से आपने नहीं करा पाए, और जिस तरह आपने यहाँ कानपुर साइड में जो एक झोपड़ी में घर में आग लगा दी क्योंकि बुलडोज़र आपको चलाना था, आपने आग लगा दी और 2 लोग मर गए उसमें। तो मैं समझती हूँ ये एक्सट्रीम जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं लोग इसको नकारेंगे। इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, गुंडों की पार्टी है, मैं इस तरह समझती की हूँ बातें अगर की आप जाती है। मैनपुरी में देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो ज़मीनी कब्ज़े की जो बात है वो कौन करवा रहा है। सब भाजपा के लोग हैं। एंड ऑल अराउंड आप देश में भी देखिए कि जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी गुंडा, सब भारतीय जनता पार्टी में इन लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तब उनको भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता, तब उनको गुंडाई नज़र नहीं आती है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं क्योंकि ये लोग सही तरह से काम नहीं कर पाए हैं, प्रदेश में डेवलपमेंट वर्क नहीं कर पाए हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए हैं, एमएसपी नहीं दे पाए हैं, और इसी के साथ जो महंगाई आपने कर दी है, इसी के साथ जो आपने इंटरनेशनल डेब्ट कंट्री में बढ़ा दिया है, इसी के साथ जो आप पूंजीपतियों के आपने लाखों करोड़ माफ़ कर दिए हैं, वहीं आप किसानों को के कर्ज माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है, जिस वजह से मेन इशूज़ से आप हट के बोलते हैं। पर नहीं डिम्पल जी, आपने पूंजीपतियों की बात की। पूंजीपति तो मुलायम सिंह के वक्त में यहीं सफाई में आते थे, यहाँ सफाई समारोह होता था, लंबा चौड़ा, बड़े बड़े लोग बम्बई से आते थे यहाँ। तो पूंजीपतियों से दोस्ती होने में गुनाह क्या है? पूंजीपति आते थे मतलब समाजवादी पार्टी के अच्छे संबंध रहे हैं सब पूंजीपतियों के साथ, अमर सिंह जी के वक्त में, मुलायम सिंह की हाँ, अमर सिंह अंकल के अच्छे संबंध रहे हैं। तो पूंजीपतियों से दोस्ती होना गलत? हाँ, अमर सिंह अंकल के अच्छे संबंध। गलत संबंध, गलत बात है। मैंने कब कहा? लेकिन देश को नुकसान पहुंचा के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना मैं नहीं समझती हूँ सही है किसी भी तरीके। उन्होंने एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाया अपने भाषण के दौरान और शिवपाल जी को लेकर। वो कहा कि उनको प्रसाद बांटने में जो चूरन बांटा जाता है वो चूरन वाली स्थिति हो गई है चाचा जी की। मैं समझती हूँ कल मंचों से चाचा जी ने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया है, जवाब दिया है कि सबसे पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि सत्यनारायण जी की कथा के बाद चूरन नहीं बंटता है, प्रसाद बंटता है। और प्रसाद में भी मैं समझती हूँ चरणामृत और तुलसी के पत्ते बंटते हैं। और अगर इन्होंने चूरन वाली बात कही भी है तो ठीक है, तो चूरन तो वो चीज़ होती है जो सबका हाजमा ठीक कर देती है। तो आने वाले समय में सबका हाजमा ठीक किया जाएगा। तो शिवपाल जी ठीक करेंगे सबका हाजमा? लेकिन एक चीज़ बताइए, अब बीजेपी लगातार सफल क्यों हो रही है यूपी में? 14 जीती, 17 जीती, 19 जीती, 22 जीती, 24 में फिर वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग 62 से बढ़ाकर अपने आंकड़े को 80 तक ले जाएंगे। क्यों बीजेपी सफल हो रही है? बीजेपी इसलिए सफल हो रही है क्योंकि उसका झूठ की फैक्ट्री है एंड कहीं ना कहीं वो वोटर्स को भावनाओं के साथ खेल के मैनिपुलेट कर ले जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं समझती हूँ 10 साल का कार्यकाल और प्लस 7 साल का कार्यकाल अब बहुत है, क्योंकि बार बार अगर आप वही चीज़ दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं वोटर्स भी इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि अगर आज महंगाई है तो सभी वर्गों के लिए महंगाई है। अगर आज किसी के पास नौकरी और रोज़गार नहीं है तो सभी वर्गों के लिए नौकरी और रोज़गार नहीं है। सभी समाज एक समान है, तो किसी के पास नौकरी रोज़गार नहीं है, हमारे किसानों के पास एमएसपी नहीं है। तो कहीं ना कोई अब लोग जागरूक हो गए हैं इस बात को लेके कि इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो है वो कहीं ना कहीं देश का भट्टा बिठाया है। आपको क्यों वोट दें? क्यों समाजवादी पार्टी को या इंडिया ब्लॉक को वोटर वोट दे? आप आएंगे तो आप क्या बदल देंगे? वो तो जब आएंगे मैं समझती हूँ, क्योंकि इनिशियली लोगों ने 10 साल अगर पहले का कार्यकाल अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह राशन, जहाँ पहले जो राशन की बात कर रहे हैं ये, जहाँ राशन आप
चावल देते थे, आप आटा देते थे, आप तेल देते थे, केरोसिन ऑयल, और इसी के साथ आप चीनी भी देते थे। और आज जो राशन की स्थिति है पूरे प्रदेश में, वो खाली आप बाजरा दे पा रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में बाजरा दे रहे हैं आप। तो मैं समझती हूँ वोटर जागरूक है अब इस बात को लेके भी, कहीं ना कहीं राशन में भी इन लोगों ने चोरी करने का काम किया है। पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले 19 के मुकाबले कम रिपोर्ट आ रही है, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जो पहले 2 चरण हुए हैं, मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक ने और हमारे जो अलायंस है, जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, और जो समाजवादी पार्टी है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कितनी सीटें जीत रहे हैं? पहले 2 में करीब 189 सीटों पर चुनाव हो चुका है। मैं पूरे देश का तो नहीं कह यूपी का पाऊंगी। बताइए। यूपी में एटलीस्ट हम लोग लाइक 50-50 तो आराम से जीत रहे हैं। हमारा थर्ड फेज़ जो होगा वो बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा फेज़ होने जा रहा है। आपका फेज है ये, आपकी थर्ड सीट है। फेज़, फोर्थ फेज़, 5 फेज़, अब आप समझ लीजिए। कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? अपनी जीत को लेकर मैं समझती हूँ ये पूरे मैनपुरी हमारे क्षेत्र की जीत होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि कौन सी सरकार जब आई थी तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था और लोगों ने एक बदलाव लाए और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, लेकिन पूरी तरह विफल अब, क्योंकि ये लोग हो गए हैं और लोग समझ गए हैं अब कि किस तरह ये दबाव की राजनीति का प्रयोग करके और लोगों की भावनाओं के साथ खेल के जो वोट हथियाने का जो काम इनका चल रहा है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह निर्णायक साबित होगा। आपने 19 का चुनाव आप हार गई थी कन्नौज में, अब आप उस सीट पे आपने अखिलेश जी को छोड़ दिया है, अपने पति को, कि जाओ सुब्रत पाठक से बदला लो, और आप आ गई हैं सेफ सीट पर जो नेताजी की सीट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो कन्नौज हमेशा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बहुत ही महत्व वाली सीट रही है, क्योंकि वो अपना पहला चुनाव भी कन्नौज से ही लड़े थे। एंड जो उनके जो वहाँ पे जो लोगों के साथ संपर्क है, तो वो एकदम परिवार जैसा ही है, इसीलिए अखिलेश जी जाके चुनाव लड़े हैं वहाँ पे। और मैं समझती हूँ कि भारी संख्या से वो वहाँ पे चुनाव जीतेंगे, और कहीं ना कहीं इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी में खलबली भी मची हुई है। एक ही परिवार के 5 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, आप हैं, अखिलेश जी हैं, धर्मेंद्र है, अक्षय हैं, आदित्य हैं, क्या है, और कोई यादव नहीं है क्या प्रदेश में? मैं समझती हूँ ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से ही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सांसद बनेगा। अगर आज जनता नहीं चाहती है कि मैं सांसद बनूं, तो मुझे नकार सकती है। अगर आज जनता नहीं चाहती है कि अखिलेश जी सांसद बने कन्नौज से, तो जनता उन्हें नकार सकती है। लेकिन अगर लोकतंत्र के माध्यम से अगर कोई सांसद बन रहा है, तो उस पर क्वेश्चन करना, अपने आप में संविधान पे क्वेश्चन करना, लोकतंत्र पे क्वेश्चन करना। शुरू के 2 फेज के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के भाषणों में हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मुगलिया सोच, ये क्या दर्शाता है? आपने इसको कैसे? ये हमेशा जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं, भाषा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की बदलती आई है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये इसी तरह काम करते हैं। लेकिन हमको अपना काम करना है, ग्रास रूट्स में जाके लोगों को समझाना है कि जो दिक्कतों का सामना हो रहा है मौजूदा सरकार के मिसमैनेजमेंट से हो रहा है कहीं ना कहीं, और रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। अगर चुनाव पोलराइज हो रहा है तो आपको लगता है कि नहीं, इस बार मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी चुनाव पोलराइज हो रहा है, चाहे जितनी भी कराने की कोशिश कर लें। बीएसपी के रोल को कैसे देखती हैं इस चुनाव में आप, क्योंकि वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया है, ऐसे लग रहा है कि आपका खेल बिगाड़ रहा है इंडिया ब्लॉक का बहुजन समाज पार्टी? नहीं, कोई इस बार बहुजन समाज पार्टी इंडिया ब्लॉक का कोई खेल बिगाड़ पा नहीं रही है। आप कॉन्फिडेंट है कि बीएसपी के लड़ने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान, क्योंकि आपकी सीट पर भी बीएसपी है। नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कितना बड़ा अंतर होगा जीत का? नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। बताइए ना। नहीं, आप जाके जब आप जाएंगे और मैनपुरी घूमेंगे, तब आप लोगों से पूछ लेंगे तो शायद वो आपको बता दें। अच्छा, बीजेपी हमेशा सीट बता देती है 370, 400, आप लोग नंबर बताते ही नहीं है, ना आप बताते हैं, ना राहुल गांधी बताते हैं, ना अखिलेश जी बताते हैं, ऐसा क्यों? नंबर बताने में हिचकिचाहट क्यों है? नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम इतना सफ़ेद झूठ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा झूठ नहीं बोलते हैं? सफ़ेद झूठ नहीं बोल सकते। आखिर में बिल्कुल आ गया हूँ। आपने किसी शोज़ में मैंने देखे आपके पुराने, मैं आपको एक पहेली के तौर पे एक व्यक्ति का नाम लूँगा, उसको आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है, आपकी नज़र में वो कैसे हैं? अदिति यादव, टू स्टार्ट विद। एक शब्द में बहुत सारे शब्द हैं। बहुत सारे बताइए, आपकी बेटियाँ हैं भाई। इंटेलिजेंट,
चाचा शिवपाल सिंह यादव, हार्ड वर्किंग, असदुद्दीन ओवैसी आपके कलीग पार्लियामेंट में, अच्छा बोलते हैं, जया बच्चन जी, फॉर मी अडोरेबल, प्रियंका गांधी, Priyanka Gandhi, I have not analyzed her much. Priyanka Gandhi, she's a good politician. अमित शाह, Amit Shah ji, good polarizing person. सीएम योगी आदित्यनाथ जी, Adityanath ji, in one word. क्या बोलें? I cannot say much about him. Like काफी लंबी चुप्पी ली आपने। I've never thought about him. Like so, I cannot say. चलिए अखिलेश यादव जी, Akhilesh Yadav ji, he can like he's another level in terms of मतलब मैं कैसे बताऊँ? He's a fighter. Yeah. राहुल गांधी, Rahul Gandhi ji, in one word, trying hard. ट्राइंग हार्ड, ओके। मायावती जी, Mayawati ji, she is like she's also a leader. नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, He's a good orator. आखिरी क्विज का आखिरी सवाल, कन्नौज की जनता या मैनपुरी की जनता, किसको चूज करेंगे? Mainpuri. कन्नौज को भूल गए आप क्योंकि उन्होंने चुनाव हरा दिया। नहीं भूले नहीं है, कनेक्शन तो हमेशा ही रहेगा कन्नौज से भी और मैनपुरी से, वो अटूट है। आखिर में जाते जाते एनडीटीवी के दर्शकों के जरिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो मैनपुरी के लिए स्पेसिफिकली क्या एक काम है जो सबसे ज़रूरी है जो आप करना चाहेंगी? क्योंकि यहाँ पर पिछले 96 से लगातार आपकी पार्टी के लोग ही सांसद रहे, आपके परिवार के पास थे। क्या कमी है यहाँ पे? नहीं, मैनपुरी में बहुत काम हुए हैं, मैं समझती हूँ, चाहे सड़क हो और खाली यहाँ जसवंत नगर की नहीं, पूरा मैनपुरी 5 असेंबली सीट्स में। लेकिन अभी भी लाइक क्योंकि 7 साल हो गए हैं सरकार को गए हुए प्रदेश से, सो बहुत सारे कनेक्शंस गांव टू गांव, उतने अब सड़कें अच्छी नहीं रही है, तो उन सब की मरम्मत कराना है बिलीव। एंड जो हमारा यहाँ पे जो ये मेडिकल कॉलेज जो है, तो इसमें भी लाइक अभी इनॉग्रेशन तो मुख्यमंत्री करके गए हैं सुपर स्पेशलिटी का, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल स्टेट में नहीं है क्योंकि ये सेंटर पड़ता है और कई आसपास के ज़िलों के लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना एंड यहाँ पे जो भी सुपर स्पेशलिटी जो ये सेगमेंट खुला है, ये कैसे वर्क करना शुरू हो जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसका उपयोग कर सकें, मैं समझती हूँ। आप चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके फैमिली में और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर राहुल और प्रियंका ने अब तक क्लियर नहीं किया आपके साथियों ने कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अमेठी रायबरेली का अनाउंसमेंट बाकी है। दैट इज़ फॉर द पार्टी, फॉर द कांग्रेस पार्टी टू डिसाइड। वो हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि अखिलेश भी उतरे मैदान में, हम भी उतरेंगे मैदान में? नहीं, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। उस जॉइंट पीसी के बाद लगा कि कुछ हुआ है वहाँ पे दोनों लोगों अंडरस्टैंडिंग वाज विद द सीट्स शेयरिंग, एंड जो फिर पार्टी का डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी अपने डिसीजन ले रही है, समाजवादी पार्टी अपने डिसीजन ले रही है। अगर लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा या नहीं लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा? आई डोंट हैव एनी से इन दैट। अगर मैं कहूँगी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मैच्योर पॉलिटिशियन हो गई हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। जिन चीज़ों के जवाब नहीं देना, बड़े अच्छे से आपने डक किया। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। तो ये थी डिम्पल यादव अपनी बातों को खुलकर रखते हुए इस उम्मीद में कि इस बार फिर जहाँ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परचम एक बार फिर लहराएगा, इस डिम्पल जी ने हमारे साथ अपने मन की बात की है। बाकी तो मैनपुरी की जनता को तय करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनडीटीवी।